डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर शायद आप सॉलिड स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। और एक चीज़ याद रखना, सॉलिड स्टेट्स में मैग्नेटिक के साथ साथ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी रिड्यूस्ड है सिलेबस से। तो इसका मतलब आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में बैंड थ्योरी जो आपने डिस्कस की थी वो भी नहीं पढ़नी है, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर भी डिस्कस नहीं करने हैं। ये सारा पोर्शन मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूरा का पूरा सिलेबस से डिलीट हो गया है। तो आपको कहाँ तक पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है ये लास्ट वाला पॉइंट कौन सा आता है, डिफेक्ट जो लास्ट है ना, इम्प्रूव्ड डिफेक्ट, बस वहाँ तक आपको स्टडी करना है, उसके बाद आपको स्टडी नहीं करना है। दूसरी एक और चीज़ आती है कि देखिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री पूरी करवा चुका हूँ, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में 4 चैप्टर थे, फर्स्ट टू 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। बेटा आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी एंड ब्लॉक एलिमेंट हो चुका है। आपका कौन सा हो गया, सरफेस केमिस्ट्री करवा चुका हूँ। एक था 6th, वो सिलेबस से हटा दिया है। उसके बाद एक और आपका कौन सा आता है इसके साथ, डी ब्लॉक सरफेस केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी करवा चुके हैं। बस इनऑर्गेनिक में एक पोर्शन बचा है, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा बचा है, पी ब्लॉक एलिमेंट बचा हुआ है, ठीक है। तो और फिर आपकी ऑर्गेनिक बची है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं फिजिकल आपकी कंप्लीट है, इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट है, बस पी ब्लॉक को छोड़ दो, और ऑर्गेनिक कंप्लीट पेंडिंग है। तो केमिस्ट्री में 3 पोर्शंस में से 2 पोर्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज बायोमोलिक्यूल। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं आज, बायोमोलिक्यूल क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताइएगा बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो केमिस्ट्री में 14th चैप्टर है बेटा, 15th और 16th दोनों ही सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो ये 14 चैप्टर की बात कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल की। केमिस्ट्री कहती है कि बायोमोलिक्यूल्स दोज केमिकल कंपाउंड्स, वो सारे केमिकल कंपाउंड विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो क्या होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल जरूरी होते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं एंड हैविंग बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, और क्या कंटेन करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करते हैं। मतलब जिनमें क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको बायोमोलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप की अगर बात करें तो आपके जितने भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट किस में पाए जाते हैं, आपको पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपके पाए जाते हैं इसमें, शुगर में कार्बोहाइड्रेट, खाने में कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, पोटैटो वगैरह के अंदर भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल है। आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी क्या कहलाएंगे, बायोमोलिक्यूल कहलाएंगे। आप कह सकते हैं आपके जो विटामिन होते हैं वो भी क्या कहलाएंगे, बायोमोलिक्यूल कहलाएंगे। न्यूक्लिक एसिड भी क्या होता है बेटा, आपका बायोमोलिक्यूल होता है, ठीक है। लिपिड्स भी क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स और हार्मोन्स सारे क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल होते हैं। भाई बायोमोलिक्यूल की बात करें तो हमें क्या करना है, इन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना है। तो ज़्यादा नहीं, एक तो न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, एक तुम्हें कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, एक प्रोटीन और एक विटामिन, बस ये 4 टॉपिक आपको क्या करने हैं, बायोमोलिक्यूल्स में स्टडी करना है। तो चारों टॉपिक्स में से पहले टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक आता है न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले मैं आज आपको न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ाऊंगा। अब अगर आपसे कोई पूछे न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, तो चलो न्यूक्लिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री कहती है कि किसी भी हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। हमारी पूरी की पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। और सेल का एक क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। तो इस चैप्टर में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। देखो कोई भी बॉडी होती है वो बायोलॉजिकल सेल से मिलकर बनी होती है, हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। जैसे आपने सॉलिड स्टेट्स में पढ़ा होगा कि कोई भी सॉलिड होता है वो छोटे छोटे पोर्शंस, दैट इज यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। वैसे हम ये कह सकते हैं हमारी बॉडी के यूनिट सेल्स क्या है बेटा, सेल्स। अब सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया जाता है। दिस न्यूक्लिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हेरिडिटी आप समझते होंगे, हेरिडिटी को हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का मतलब होता है कि किसी ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टी उसके एंसेस्टर्स से मैच करती है। अब एंसेस्टर्स का समझते होंगे आप, पूर्वजों से मैच करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको भी बारे में ये कहा जाता है यार इसका नाक इससे मिल रहा है, कान इससे मिल रहा है। कई बार बड़े बच्चों को कह देते हैं तेरा गुस्सा तो तेरे दादा जैसा है, ऐसा कुछ बोलते हैं।
तो एक्चुअल में आप ये ध्यान रखना कि आपकी प्रॉपर्टी आपके एंसेस्टर से मैच करती है। और एक याद रखना, एक न्यूली बोर्न जो बेबी होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ दो एंसेस्टर से मैच कर सकती है। वो हो सकता है आपकी मदर के पूर्वज रहे हों या आपके फादर के पूर्वज, किसी से भी क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी मैच कर सकती है। तो हो सकता है आपके नाना जी में या उनके फादर में प्रॉपर्टीज आपकी मैच कर जाएं, या उससे आपके पापा के फादर उनके फादर में प्रॉपर्टी मैच कर जाए। तो किसी भी बच्चे की जो प्रॉपर्टी होती है वो मदर के एंसेस्टर से मैच कर सकती है, फादर के एंसेस्टर से भी क्या कर सकती है, मैच कर सकती है। और किसी ह्यूमन बीइंग की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एंसेस्टर से मैच करती हैं। इसको बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। और हेरिडिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल बेटा? न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बोला जाता है कि जो न्यूक्लिक एसिड जो हेरिडिटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ये न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और ये मतलब आप ये कहेंगे कि भैया पीढ़ी टू पीढ़ी, मतलब एंसेस्टर्स की जो आपकी क्या होती है, लेवल टू लेवल या पीढ़ी टू पीढ़ी क्या होता है, ये मूव करता रहता है। अब अगर हमारे दादा के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंस थी, अगर हमारी बॉडी में भी वही सीक्वेंस है तो हम कहेंगे हमारी प्रॉपर्टी उनसे मैच करती है। तो सब कुछ क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, किससे मैच नहीं करती है। अब न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड होता है सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। हमारी प्रॉपर्टीज हमारे एंसेस्टर्स से मैच करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या शॉर्ट फॉर्म में कहें तो हेरिडिटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है। एक को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, डीएनए, और एक को क्या नाम दिया जाता है, आरएनए का नाम दिया जाता है। तो फर्स्ट वन इज डीएनए एंड सेकंड वन इज आरएनए। डीएनए क्या होता है, तो डी की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज। क्या होती है, डी की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज। और एन का मतलब क्या होता है आपका, न्यूक्लिक एसिड। तो इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है बेटा, अब डी तो है नहीं तो सिंपल क्या बनेगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बनेगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए होता है 2 डीऑक्सी, लगा दो, कई बार आगे 2 भी लगा दिया जाता है, 2 डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। या सिंपल वर्ड्स में बोल दो, आरएनए क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ये कहा जाता है कि डीएनए जो होता है वो तो सेल के अंदर पाया जाता है, क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है। और आरएनए होता है ना, वो सेल के क्या पाया जाता है, आउटसाइड के अंदर पाया जाता है। वैसे आगे बताऊंगा, बट याद रखना आरएनए 3 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं एमआरएनए, क्या बोलते हैं, एक को एमआरएनए बोलते हैं, एक को बोलते हैं आरआरएनए बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, टीआरएनए बोलते हैं। एम का मतलब होता है मैसेंजर, बाइबल स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा। एम का मतलब होता है मैसेंजर, आर का मतलब होता है राइबोसोमल, और टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मल आरएनए। तो एम का मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, यहाँ क्या होगा, राइबोसोमल आरएनए। और एक टीआरएनए होता है, उसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मल या ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। ठीक है, तो आरएनए 3 टाइप का होता है। अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें तो आपको अब ये पढ़ना है सर इनकी कंपोजिशन क्या होती है। शायद आप समझते होंगे कंपोजिशन का मतलब। तो आरएनए और डीएनए की क्या करनी है आपको, कंपोजिशन की बात करनी है। कंपोजिशन का मतलब ये किस चीज़ से मिलके बना होता है, उसके ऊपर आपको क्या करनी है, बात करनी है। तो कंपोजिशन में बेटा ये बोला जाता है कि एक आरएनए एक डीएनए होता है, उसके अंदर जनरली 3 चीज़ें होती हैं। क्या होती है, 3 चीज़ें। एक तो क्या होती है बेटा, पेंटोज शुगर। क्या होती है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये तो पेंटोज शुगर होती है। एक आरएनए और डीएनए के अंदर क्या होता है, आपका न्यूक्लिक एसिड, या आप कहेंगे हेटेरोजीनियस बेस। क्या होता है, हेटेरोजीनियस बेस प्रेजेंट होता है। और एक हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है, एक फॉस्फोरिक एसिड। ये 3 चीज़ें आरएनए डीएनए के अंदर देखी जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, पेंटोज शुगर की बात करें, पेंटोज शुगर। तो पेंटोज का मतलब होता है ये 5 मेंबर की क्या होती है, शुगर होती है। मतलब जो ये शुगर होती है उसमें 5 साइड की क्या होती है, रिंग होती है। और जिस शुगर में 5 साइड की रिंग होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी पेंटोज शुगर कहलाएगी। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पर CH2 क्या बनेगा, OH। यहाँ पर क्या होगा, OH। यहाँ पर क्या होगा, HOH। यहाँ पर क्या होगा, H। यहाँ OH, यहाँ क्या होगा बेटा, CH2 OH एंड H। ये हमारे पास क्या होती है, पेंटोज शुगर होती है। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस शुगर का नाम रखा जाता है राइबोज। कार्बोहाइड्रेट्स में इसके बारे में ब्रीफ में स्टडी होगा। इस शुगर को नाम दिया जाता है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर के दूसरे से, तो ये पहला चेन, दूसरी चेन। अगर राइबोज शुगर के सेकंड कार्बन से क्या निकाल दिया जाए, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। राइबोज शुगर के सेकंड कार्बन से, सॉरी यहाँ H आता है, ठीक है, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। सेकंड कार्बन से अगर यहाँ पर क्या निकाल दिया जाए बेटा, ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया जाए, तुम बताओ क्या बनेगा।
तो मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस वही HOH। अगर ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया तो क्या बच जाएगा, H, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH एंड H, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका H, यहाँ क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सराइबोज, बट ऑक्सीजन अगर बाहर निकल गया तो केमिस्ट्री में इसका नाम क्या रखा जाएगा, डीऑक्सीराइबोज। क्या नाम रखा जाएगा, डीऑक्सीराइबोज। और बोलते भी क्या है, 2-डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। 2 का मतलब होता है सेकंड, डी का मतलब होता है बाहर निकालना, और ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, कि राइबोज के सेकंड कार्बन के ऊपर से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया तो केमिस्ट्री में बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। तो ये क्या कहलाता है आपका राइबोज, और ये क्या कहलाता है 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर कहलाती है। ठीक है, तो ओके हो गया, दिस इज द राइबोज शुगर एंड दिस इज 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर। बेटा ये बोला जाता है राइबोज शुगर है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, RNA में प्रेजेंट होती है, और 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, DNA में प्रेजेंट होती है। तो ये किस में प्रेजेंट होगी, RNA में, और ये किस में प्रेजेंट होगी, आपकी DNA के अंदर प्रेजेंट रहती है। चलो ये तो हो गया आपकी शुगर। अगला एक होता है बेटा हिट्रोजीनियस बेस। क्या होता है, हिट्रोजीनियस बेस। आप बताओ होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस में बेसिक फर्क क्या है। तो केमिस्ट्री कहती है हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस में बेसिक फर्क शायद ये है कि होमो का मतलब जहाँ सारे के सारे एटम एक ही प्रकार के हों, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ ना हो, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। बट जिन बेसिस में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी आ जाए उनको बोलते हैं हेटेरोजीनियस बेसिस बोलते हैं। तो यहाँ हेटेरोजीनियस बेसिस होते हैं। हेटेरोजीनियस बेस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं प्यूरिन बेसिस और एक को बोलते हैं पायरीमाइडिन बेसिस। पायरीमाइडिन बेसिस बोलते हैं। तो 2 तरह के बेस होते हैं, प्यूरिन और पायरीमाइडिन। प्यूरिन क्या होते हैं, देखो नाम क्या है छोटा तो दर्शन क्या होंगे बड़े, और नाम क्या है बड़ा तो दर्शन क्या होंगे छोटे। दर्शन मतलब दिखावा, तो नाम छोटा है तो दर्शन बड़े, मतलब इसके अंदर अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो 2 रिंग्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, 2 रिंग मिलेंगी। पायरीडिन का नाम, पायरीमाइडिन का नाम क्या है बड़ा, तो दर्शन क्या होंगे छोटे, मतलब दिखावा क्या होगा कम। तो इसमें सिर्फ क्या मिलेगी, 1 रिंग। तो याद रखना प्यूरिन बेसिस के अंदर डबल रिंग्स होती हैं, बट पायरीमाइडिन बेसिस के अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है, एक सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। ये प्यूरिन और पायरीमाइडिन की खास बात होती है। प्यूरिन बेसिस कौन कौन से होते हैं, तो केमिस्ट्री कहती है कि बेटा प्यूरिन बेसिस तो होते हैं 2 और पायरीमाइडिन बेसिस कितने होते हैं 3। कौन कौन से 3 होते हैं, एक तो हम कहते हैं टी को बोलते हैं थायामीन, टी को क्या बोलते हैं थायामीन बोलते हैं। एक यू क्या बोलते हैं यूरासिल बोलते हैं। और एक हमारे पास क्या होता है सी का मतलब क्या होता है साइटोसिन, मतलब TUC। ये 3 क्या होते हैं आपके पायरीमाइडिन होते हैं। और आपके पास क्या बच गया A और G, ये 2 क्या होते हैं आपके प्यूरिन बेसिस होते हैं। देखिएगा A का मतलब क्या होता है पहले सुन लो। A का मतलब होता है एडानिन। क्या मतलब होता है, एडानिन मतलब होता है। ठीक है, आपके पास क्या बच गया जी का मतलब होता है ग्लाइसिन। क्या होता है ग्लाइसिन, या सॉरी गुआनिन। क्या होता है गुआनिन बोलते हैं, गुआनिन। बेटा टी का मतलब क्या होता है थायामीन, थायामीन बोलते हैं टी को। बेटा यू का मतलब क्या होता है यूरासिल, यूरासिल बोलते हैं। और सी को क्या बोलते हैं साइटोसिन, साइटोसिन बोलते हैं। एक बार बुक से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर प्यूरिन और पायरीमाइडिन की बात करें तो टोटल कितने हेटेरोजीनियस बेस होते हैं 5। ध्यान रखना नाम छोटा दर्शन बड़े, इसमें 2 रिंग मिलेंगी। नाम बड़ा तो दर्शन छोटे, सिर्फ इस बेस को बनाने के लिए 1 रिंग का इस्तेमाल होगा। प्यूरिन बेसिस कौन कौन से होते हैं 2 टाइप के, एक तो A और एक G, मतलब एडानिन और एक कौन सा होगा गुआनिन। पायरीमाइडिन टोटल 3 बेस होते हैं थायामीन, यूरासिल और साइटोसिन। थायामीन, यूरासिल एंड साइटोसिन। तो टोटल कितने बेस हो गए 5 बेसिस की अगर यहाँ बात करें तो ठीक है, मैंने मान लिया 5 बेसिस आपके हो चुके हैं। अब एक चीज़ याद रखना, आपका जो कौन सा बेस है एडानिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये तीनों बेसिस RNA में भी प्रेजेंट होते हैं और DNA में भी प्रेजेंट होते हैं। ये 3 बेसिस तो RNA और DNA तीनों में प्रेजेंट होते हैं। तो आपका कौन कौन सा बेस बता दिया, एडानिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो एडानिन और DNA में तीनों में प्रेजेंट होते हैं। थायामीन सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है DNA में, और यूरासिल सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है RNA में प्रेजेंट होता है। यहाँ से बताओ क्या बात क्लियर हो रही है, DNA में कितने बेस होते हैं तो 3। तो DNA में कितने बेस होते हैं भाई 3 तो ये हो ही गए है ना, 3 तो ये हो गए एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन और एक थायामीन। तो 4 टोटल किस में होते हैं DNA में। RNA में कितने बेसिस होते हैं, अब RNA के बेसिस की बात की जाए तो RNA में ये कह सकते हैं
तीन तो हो ही गई, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। थाइमिन होता नहीं आरएनए में, क्या होता है, यूरासिल। मतलब 4 ही बेस किस में होते हैं, आरएनए में, और 4 ही बेस किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। बस एक थर्ड कंपोनेंट होता है जिसकी कल बात करूंगा, फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा होता है, फॉस्फोरिक एसिड। ये एक एसिड भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए में। फॉर्मूला होता है H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। बस ये तीन चीज़ों से क्या होते हैं, आरएनए डीएनए मिलके बने होते हैं। कौन सी तीन चीज़, एक तो पेंटोज शुगर, ये दो टाइप की होती है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज से तो आरएनए बनता है, डीऑक्सीराइबोज से क्या बनता है, डीएनए बनता है। एक हेट्रोजीनियस बेस, दो टाइप के, प्यूरिन और पायरिमाइडिन। जो प्यूरिन बेसिस होते हैं वो नाम छोटा दर्शन बड़ी, तो 2 रिंग होंगी। पायरिमाइडिन का नाम बड़ा है तो दर्शन छोटे, मतलब 1 ही रिंग होगी। प्यूरिन बेसिस कौन से होते हैं, आपको बताया होगा, एडानिन और जो गुआनिन होता है वो तो क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं। बाकी तीनों साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन आपके पायरिमाइडिन बेसिस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बता दिया एडानिन, गुआनिन और साइटोसिन तो डीएनए आरएनए में दोनों में प्रेजेंट होते हैं। थायमिन सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में, और यूरासिल सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है। इनके अलावा एक फॉस्फोरिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। कल ये बताया जाएगा किस तरह से आपस में कंबाइन होते हैं, किस तरह से डीएनए आरएनए तैयार होते हैं। थैंक यू।